हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम जनगणना पे बात करने जा रहे हैं। तो आप प्रतिदिन इकोनॉमिक्स का नोट्स बनाते जाइए। लगातार आज तीसरा दिन हो गया है जो बैकअप क्लास दिया गया था आप लोगों को। उसके बाद कक्षा कंटिन्यू की गई है, तो बहुत ही कम छात्र सम्मिलित हो रहे हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सेंट्रल लेवल का भी एग्ज़ाम देते हैं जो अभी आने वाला है, एनटीपीसी है, विभिन्न समय में आयोजित होता है आपका एसएससी, इसके लिए भी अपना अमूल्य स्थान रखता है भारत की अर्थव्यवस्था। आपको यह जानना पड़ेगा कि इकोनॉमी कैसे भारत को संचालित करती है, कैसे यह दुनिया चलता है, किस प्रकार विकासशील विकसित इन नामों से जाना जाता है, कैसे ग्रोथ निकाला जाता है, किस तरह से जीडीपी निकाली जाती है, बेरोजगारी क्या है, साक्षरता क्या है। ये सब जो बेसिक है, यह बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। और जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। केवल सोशल मीडिया में बस बेरोजगारी, बेरोजगार, गरीबी यही सब करते रहेंगे। आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है, न कि राजनीति के हिसाब से। जो भी आंकड़ा है पढ़िए, एग्ज़ाम में आया चूज़ कीजिए, विकल्प को चयन कीजिए और जॉब ले लीजिए। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा जनगणना। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक एग्ज़ाम में 2011 का जनगणना पूछा जाता है। यदि आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा। आज हम भारत की जनगणना देखेंगे 2011 के संदर्भ में। कल हम छत्तीसगढ़ की जनगणना को देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। तो सबसे पहले विषय है कि जनगणना। इसके अंतर्गत हम जनसंख्या को भी पढ़ेंगे। तो कहाँ का विषय है ये? तो गृह मंत्रालय का विषय है। जो भारत सरकार का गृह मंत्रालय है, जनगणना उनका विषय है। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या। तो क्या है जनसंख्या? एक निश्चित भूभाग में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही जनसंख्या कहलाती है। एक निश्चित भूभाग, आप अपने गांव से लेकर भारत देश तक की गणना कर सकते हैं। गांव में कितने निवासरत हैं, पंचायत में कितने निवासरत हैं, विकासखंड, जिला, संभाग, राज्य और आपका देश, इस भूभाग में निवास करने वाले जो कुल लोगों की संख्या है उसे ही जनसंख्या के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं जनसंख्या संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं वह क्या कहती है और कहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले है आपका जनसंख्या संबंधित सिद्धांत, जिसमें है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। पिछले कक्षा में आपको ग्रेसम का नियम बताया था। महत्वपूर्ण है, मेंस वाले प्रश्न पूछा जाता है। ग्रेसम का नियम याद रखेंगे। यहाँ आपका माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत दिया जा रहा है, इसको भी याद रखेंगे। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, ये कौन थे? तो थॉमस माल्थस एक ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने ही माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत दिया था। उनका कहना क्या था? किसी देश की जनसंख्या जो वृद्धि दर है वह गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि करती है, जबकि वही खाद्यान्न जो पूर्ति है वह अंकगणितीय दर में वृद्धि हो रही है। एक बार और समझिए,
किसी जनसंख्या की वृद्धि दर गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि हो रही है, वहीं खाद्यान्न वृद्धि अंकगणितीय दर में बढ़ रही है। गुणोत्तर श्रेणी, अगर आप 10वीं कक्षा का मैथ्स बुक पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी से आशय होता है अगला आपका जस्ट दोगुना होते जाता है। इस तरह से 2 4 4 2 8 2 16 32 64 128 256 यह आपका सीक्वेंस चलते रहता है। यही आपका गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत आता है। जबकि वही खाद्यान्न जो पूर्ति की बात की जा रही है अंकगणितीय दर पे, वह आपका नॉर्मल नंबर है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से यह आपका अंकगणितीय दर है। तो उनका कथन और तर्क यही है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है गुणोत्तर श्रेणी में और जो खाद्यान्न वृद्धि दर है उनके बीच माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत तर्क या अवधारणा देता है। आखिर परिणाम क्या है इसका? एक समय बाद जनसंख्या अधिक हो जाती है क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में वृद्धि हो रही है। आने वाले दिनों में जस्ट दोगुना आपका जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जबकि उसकी तुलना में खाद्यान्न वृद्धि जैसे पहले हो रहा था वही आज भी हो रहा है। तो एक समय बाद जनसंख्या अधिक हो जाती है जबकि कुछ निश्चित अनुपात में ही खाद्य आपूर्ति की जा सकती है। ये आपका माल्थस के जनसंख्या का परिणाम है। नोट लिखा हुआ है, देख लीजिए। माल्थस का जनसंख्या संबंधित सिद्धांत निराशावादी सिद्धांत है। किस तरह से सिद्धांत है? निराशावादी सिद्धांत है। एग्जाम में पूछा गया था, याद कर लेंगे। चलिए, दूसरा सिद्धांत है जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत। क्या है जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत और किसने दिया था? तो जनांगीय संक्रमण का सिद्धांत दिए थे W.M. थॉमसन ने। किसने दिए थे? W.M. थॉमसन ने। जबकि जनांकिकी के जनक कहे जाते हैं फ्रैंक नोटेस्टिन को। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत दे रहे थे W.M. थॉमसन ने, उन्होंने 1929 में, याद रखेंगे, 1929 में प्रतिपादक किए थे, जबकि उसका व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से अध्ययन फ्रैंक नोटेस्टिन ने 1945 में किए थे, जिनके कारण उन्हें जनांकिकी का जनक कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, W.M. थॉमसन ने 1929 में जनांकिकीय का संक्रमण सिद्धांत दिए थे, प्रतिपादित किए थे। उसे ही व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप में 1945 में प्रस्तुत किए थे फ्रैंक नोटेस्टिन ने, जिसके कारण उन्हें जनांकिकीय का जनक कहा जाता है। यह हुआ आपका जनांकिकीय संक्रमण के सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिपादक और उनके जनक। अवधारणा क्या कहती है? जनांकिकीय संक्रमण एक ऐसा प्रतिमान है जो लंबे समय के दौरान जनसंख्या में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। एक बार और बोल रहा हूँ, जनांकिकीय संक्रमण एक ऐसा प्रतिमान है जो लंबे समय के दौरान जनसंख्या में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। ये रहा आपका दूसरा जनांकिकीय संक्रमण का सिद्धांत। तीसरा है आपका सीपी ब्लेयर का तर्क। आखिर क्या कहते हैं सीपी ब्लेयर का तर्क? इन्होंने भी जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। तो आइए समझते हैं सीपी ब्लेयर का तर्क क्या है। तो इन्होंने जनसंख्या परिवर्तन को 5 चरणों में विभक्त किया है। 5 चरण में कौन से चरण में हमारा भारत आता है, क्या है, कैसा है, आइए बात करते हैं। बस इतना याद रखेंगे, सीपी ब्लेयर का जो तर्क है उसे ही वर्तमान में माना जा रहा है, जिन्होंने जनसंख्या परिवर्तन को 5 चरणों में विभक्त किया है। तो इस तरह से 5 भागों में लिख लीजिए, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ और पंचम चरण। ठीक है। प्रथम चरण, वह स्थिति जब
जनसंख्या दर और मृत्यु दर दोनों अधिक में हो। पहले की बात हो रही है जब जनसंख्या ज़्यादा उत्पन्न होती थी, जिस तरह से जन्म होता था उसी के अनुरूप ही मृत्यु भी होती थी। तो जन्म दर जिस तरह से होता था, मृत्यु दर वह आपका प्रथम चरण के अंतर्गत है। यह आपका प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय नहीं बोलना चाहिए, कुछ समय पहले की बात है जब टेक्नोलॉजी उत्पन्न नहीं हुआ था, जब विकासशील विकसित देशों के रूप में नहीं आए थे, तब की बात है। द्वितीय चरण है जब जन्म दर ज़्यादा हो उसकी तुलना में मृत्यु दर कम हो। जन्म दर जब ज़्यादा हो और मृत्यु दर जब कम हो, यह आपका द्वितीय चरण में आता है। तो मृत्यु दर कम कब होती है? जब आपके बीच स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों, आप विकास कर चुके हों इस क्षेत्र में, तो आपका मृत्यु दर घट जाता है। तीसरा है तृतीय चरण, जब जन्म दर पहले की तुलना में कम हो रहा हो और उसकी तुलना में मृत्यु और भी कम हो रहा हो, तो यह आपका तृतीय चरण में आता है कि जो जनसंख्या है, जो जन्म दर है, पहले की तुलना में कम हो और जो मृत्यु दर है उससे भी कम हो जाए, तो यह आपका तृतीय चरण में आता है। तो भारत को तृतीय चरण में ही स्थान दिया गया था कि जिस तरह से आपका मृत्यु दर हो रहा है उसकी तुलना में जन्म दर कम हो रही है। लेकिन अब देखिए क्या होता है, नई जनगणना आएगी तब पता चलेगा। लॉकडाउन भी रहा है, तो देखिए आने वाले दिनों में कैसा रिजल्ट आ रहा है। चतुर्थ चरण, जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बराबर हो, जितने जन्म ले रहे हैं उतने अगर मृत्यु भी हो रहे हैं, तो वह आपका चतुर्थ चरण में आएगा। और पंचम चरण में बात करें तो जन्म दर बहुत ही कम हो और मृत्यु दर भी कम हो। ये आपका सीपी ब्लेयर का तर्क था, जिन्होंने जनसंख्या परिवर्तन संबंधित 5 चरणों में विभाजित किए थे। इस तरह से आपका जो भारत है वह तृतीय चरण के अंतर्गत आता है, जहां पहले के तुलना में जन्म दर कम हुई है और मृत्यु दर और भी कम हो गया है। तो मृत्यु दर कम कब होती है? अभी देखे हैं कि जब आपके बीच स्वास्थ्य का जो सुविधाएं हैं वह और अच्छी तरह से हो जाए, तो इसमें मृत्यु दर में कटौती आ जाती है, कमी आ जाती है। अगला है जनसंख्या से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्दावली हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मेंस वाले भी ध्यान दीजिए, प्रीलिम्स वाले भी ध्यान दीजिए। डायरेक्ट प्रश्न आपको परिभाषा के रूप में दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका अर्थ क्या है। सबसे पहले है मातृत्व मृत्यु दर। क्या है मातृत्व मृत्यु दर? तो प्रत्येक 1 लाख जनसंख्या में गर्भावस्था से संबंधित मरने वाली माताओं की संख्या, यह आपका मातृत्व मृत्यु दर के अंतर्गत आता है। कि जो 1 लाख के बीच जो माता हैं, जो बच्चा अभी पैदा करने वाले हैं, यदि उनके बीच 1 लाख जनसंख्या में जितने भी बच्चे अगर मृत उत्पन्न होते हैं, यह आपका शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आता है। वहीं अगर माताओं की मृत्यु हो जाती है तो वह मातृत्व मृत्यु दर के अंतर्गत आता है। दोनों अलग है। शिशु मृत्यु दर आपके 1000 जनसंख्या में काउंट किया जाता है, गणना की जाती है, जबकि मातृत्व मृत्यु दर 1 लाख की जनसंख्या में गणना की जाती है। तो 1 लाख जनसंख्या के बीच जितने माताएं गर्भावस्था के दौरान मरती है वह मातृत्व मृत्यु दर के अंतर्गत आता है। जबकि शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्म शिशु की तुलना में जो मृत्यु होती है वह आपका शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आता है। तीसरा है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुष में स्त्रियों की संख्या। लिंगानुपात क्या है? मान लीजिए 1000 पुरुष हैं, उसकी तुलना में स्त्रियां कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, यह आपका लिंगानुपात के अंतर्गत आता है। मान लीजिए पुरुष हैं 1000 और महिला हैं 900, तो
यहाँ 100 का अंतर है, तो यही आपका लिंगानुपात के अंतर्गत आता है कि प्रति 1000 पुरुष में स्त्रियों की संख्या कितनी है। चौथा है जनसंख्या घनत्व। तो 1 किलोमीटर के अंतर्गत रहने वाले जो लोगों की संख्या है वही आपका जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आता है कि आखिर 1 किलोमीटर के जो क्षेत्र है उसमें कितने लोग निवास करते हैं, यह आपका जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आता है। उसके बाद है साक्षरता दर। क्या है साक्षरता? पहले भी बताया था जब इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, तो आज भी रिपीट करता हूँ। साक्षरता 7 वर्ष से कोई अधिक आयु का बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, यदि वह किसी एक भाषा को बोलना, लिखना और पढ़ना जानता है तो वह साक्षर है। क्या बोला? 7 वर्ष से अधिक के कोई बच्चा है, कोई युवा है या कोई बुजुर्ग है, किसी एक भाषा को पढ़ना, लिखना और बोलना जानता है, वही साक्षर है। तो साक्षरता दर के अंतर्गत 7 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो एक भाषा को लिख व पढ़ सके, ये आपका साक्षरता दर हुआ। अगला है आश्रित जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या क्या है? तो कार्यशील तथा अकार्यशील जनसंख्या के बीच का अनुपात आपका आश्रित जनसंख्या है कि कितने व्यक्ति अभी कार्य कर रहे हैं और कितने व्यक्ति हैं जो दूसरों पर आश्रित हैं। इनके बीच जो अनुपात बनती है वह आश्रित जनसंख्या कहलाता है। चलिए अगला टॉपिक दीजिए, भारत में जनगणना। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आपको प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। भारत में जनगणना शुरुआत कब से हुई है? तो शुरुआत हुई है 1872 में। याद रखेंगे, भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। उस समय वायसराय लॉर्ड मेयो थे। 3 पॉइंट है, शुरुआत हुआ है 1872 में, शासनकाल था ब्रिटिश शासन, वायसराय थे लॉर्ड मेयो। याद रखेंगे तीनों बातें। उसके बाद है प्रथम विधिवत जनगणना हुई है 1881 में। कब हुई है? प्रथम विधिवत जनगणना हुआ है आपका 1881 में, जिस समय वायसराय थे लॉर्ड रिपन, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, और यहीं से जनगणना अगर विधिवत देखा जाए तो प्रारंभ होता है। अगला है, आखिर जनगणना विधिवत 1881 में लागू हुआ था, तो उस समय जनगणना आयुक्त किन्हें बनाया गया था? तो WC प्लोडेन को 1881 के दौर पर जनगणना आयुक्त नियुक्त किया गया था। उसके बाद अगला विषय है महान विभाजक वर्ष 1921। ये पूछा गया प्रश्न है कि महान विभाजक वर्ष कौन से वर्ष को कहा जाता है? तो 1921 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो देखेंगे, अचानक से जिस तरह से जनसंख्या हो रही थी वृद्धि, जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, अचानक से 1921 की जनगणना में गिरावट आई। इसके बीच था प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था, भूखमरी यह भी एक आपात, इसके अलावा सूखाग्रस्त, इन सभी के कारण 1911 से 1921 के दौर के बीच जनसंख्या में गिरावट आई थी, जिनके कारण महान विभाजक वर्ष के रूप में 1921 को जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है कि 2011 का जनगणना क्रम कौन सा था? तो 15वां क्रम का था, जबकि 2021 का जो जनगणना अभी वर्तमान में होने वाला था वह आपका 16वां क्रम का था। ठीक है, 2011 का जनगणना 15वां क्रम का था, जबकि 2021 का जनगणना 16वां क्रम को होने वाला था। कब होने वाला था? तो अभी 1 अप्रैल 2020 से जनगणना प्रारंभ होने वाली थी। तो 2011 का जो जनगणना है स्वतंत्र भारत का 7वां है, अर्थात 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद स्वतंत्र भारत का 7वां क्रम का है 2011,
और जो अभी वर्तमान में होने वाला था वह स्वतंत्र भारत का 8वां क्रम का था। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2021 का जनगणना का नारा क्या है और 2011 के जनगणना का नारा क्या था। तो जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वहीं आपका जनगणना 2021 का नारा था तैयारी प्रगति की, भागीदारी आपकी। क्या था? तैयारी प्रगति की, भागीदारी आपकी। इसे प्रिया गोयल द्वारा दिया गया था। तो ये आपका भारत में जनगणना के बारे में उल्लेखित बातें हैं। कल की कक्षा में हम छत्तीसगढ़ में जनगणना देखेंगे। कुल जनसंख्या क्या है, देश में स्थान क्या है, लिंगानुपात क्या है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण, शहरी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, 6 वर्ष से कम के बच्चे, इन सभी के बारे में कल अध्ययन करेंगे। आज हम भारत के परिदृश्य में देखते हैं जनगणना 2011 के आंकड़े। जनगणना 2011 कार्यशील जनसंख्या क्या है? तो भारत में आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत 15 से जो 59 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति हैं उन्हें कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत भारत में रखा जाता है। वहीं आप वर्ल्ड बैंक के अनुसार देखेंगे तो कार्यशील जनसंख्या में 15 से 64 आयु वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। जब कार्य जनसंख्या के अलावा जो बच जाते हैं 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 59 से ऊपर आयु के व्यक्ति, ये आपके आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जनांकीय लाभांश के बारे में देख चुके हैं कि जितने आपके कार्यशील जनसंख्या है और आश्रित जनसंख्या है इनके बीच जो अनुपात होता है वह जनांकीय लाभांश के अंतर्गत आता है। तो जिस तरह से आप देखेंगे कार्यशील जनसंख्या यदि बहुत लोग करें, 15 से 59 आयु वर्ग के बीच बहुत से व्यक्ति हैं, उनके तुलना में आश्रित जनसंख्या जब कम हो तो परिणाम स्वरूप आप देखेंगे देश के उत्पादन में वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो कार्यशील व्यक्ति हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा व्यक्ति हैं तो ज़्यादा कमाएंगे, तो ज़्यादा वस्तु का उत्पादन होगा। वहीं आश्रित जनसंख्या कम है तो उत्पादन ज़्यादा होने के कारण कुछ लोगों को आप आश्रित दे सकते हैं, तो उसकी तुलना में क्या होगा, वस्तु के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी ही। यही आपका जनांकीय लाभांश है। आइए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े के बारे में देखते हैं जहां से आपको प्रश्न देखने को मिलता है कि आखिर कौन सा राज्य सर्वाधिक है, कौन सा न्यूनतम है। लिख लीजिए। जनसंख्या, राज्य के बारे में देखेंगे, केंद्र शासित के बारे में देखेंगे। तो राज्य को 2 भागों में विभाजित कीजिए, एक में लिखिए सर्वाधिक, एक में लिखिए न्यूनतम। वही प्रक्रिया आप केंद्र शासित प्रदेश में कीजिए, एक तरफ लिखिए सर्वाधिक और दूसरी तरफ लिखिए न्यूनतम। राज्य की बात करेंगे तो सर्वाधिक है पहला आपका उत्तर प्रदेश, यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है। उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार। सीक्वेंस पूछा जाता है, याद रखेंगे। न्यूनतम में है सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। याद करते जाइएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो सर्वाधिक है आपका दिल्ली, सेकंड में है पुदुचेरी, तीसरा है चंडीगढ़। वहीं न्यूनतम में है आपका लक्षद्वीप, दमन और दीप, दादर एवं नगर हवेली। ये आपका जनसंख्या के बारे में हुआ। अगला है जनसंख्या घनत्व। देखें 1 किलोमीटर के अंतर दायरे में जो निवासरत व्यक्ति हैं उनकी संख्या को जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत रखा जाता है। इसको भी 2 भागों में विभाजित कीजिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक और न्यूनतम। तो बिहार, यहाँ 1 किलोमीटर के जो क्षेत्र है उसमें 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 1028 और केरल में 860। ठीक है, ये आपका भारत की परिदृश्य में है। कल हम छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में बात करेंगे। वहीं न्यूनतम में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करते हैं। मिजोरम में 52 और सिक्किम में 86 व्यक्ति 1 किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में निवास करते हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो दिल्ली में 11,320 व्यक्ति 1 किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में निवास करते हैं।
चंडीगढ़, यहाँ 9,258 व्यक्ति 1 किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं, जबकि पुदुचेरी में 2,547। तो इस आंकड़े को मत याद कीजिएगा, केवल 1106 पहला आंकड़ा और अरुणाचल प्रदेश 17, इसको याद रखना ही पड़ेगा। वही न्यूनतम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसके बाद दादर एवं नगर हवेली में, और तीसरा है लक्षद्वीप में। इसका केवल सीक्वेंस याद रखिएगा। अगला है लिंगानुपात। देखे हैं 1000 पुरुषों के बीच महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देख लेते हैं लिंगानुपात क्या है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच। तो सर्वाधिक है केरल, दूसरा में है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश। वही न्यूनतम है हरियाणा 879, फिर सेकंड है जम्मू कश्मीर, तीसरा है सिक्किम। केरल में देखिए 1084, अगर 1000 पुरुष हैं तो 84 एक्स्ट्रा 1084 आपकी महिलाओं की संख्या है, स्त्रियों की संख्या है। जबकि हरियाणा में आप देखेंगे 1000 अगर पुरुष हैं तो वहाँ स्त्रियों की संख्या 8079 है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुदुचेरी 1037, लक्षद्वीप 946 और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है आपका तीसरा 993। न्यूनतम में है देखिए दमन एवं दीव 618, दादर एवं नगर हवेली और चंडीगढ़, ये आपके न्यूनतम के अंतर्गत हैं। चौथा है शिशु लिंगानुपात, उसके बाद देखेंगे साक्षरता दर। शिशु लिंगानुपात राज्य की बात करें तो सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में है 972, मिजोरम में है 970 और मेघालय में है 970। न्यूनतम में है हरियाणा 834, पंजाब 846 और जम्मू कश्मीर 862। केवल आप क्रम याद रखेंगे प्रथम 3। केंद्र शासित प्रदेश में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, दादर एवं नगर हवेली। वहीं आपका न्यूनतम में है दिल्ली 871, चंडीगढ़ और दमन एवं दीव। ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि जम्मू कश्मीर तो राज्य से यूटी बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो हम जनगणना 2011 के अनुसार देख रहे हैं। कुछ लोगों का दिमाग यह भी चल रहा होगा कि दादर नगर हवेली एवं दमन एवं दीव तो यह एक हो चुका है। तो आप अभी याद रखेंगे कि हम 2011 का जनगणना देख रहे हैं। अगला है साक्षरता दर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो साक्षरता आपको सर्वाधिक है केरल में 94% साक्षरता दर है आपका केरल में। इसके अलावा सर्वाधिक बेरोजगारी भी, शिक्षित बेरोजगारी भी देखने को मिलेगी आपको केरल में, क्योंकि जितने व्यक्ति शिक्षित रहेंगे जरूरी तो नहीं है कि सभी को रोजगार मिल पाए। तो यदि वहाँ की साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक है तो बेरोजगारी, जो शिक्षित बेरोजगारी है वह भी सर्वाधिक रहेगा। मिजोरम में है 91.3% और गोवा में है 88.7%। वही न्यूनतम आप बिहार में देखेंगे तो 61.8%, केवल 61.8% ही साक्षर हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 65.4 है और राजस्थान में है 66.1%। याद रखेंगे हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह 70.3% साक्षरता दर था 2011 की जनगणना में। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप यहाँ 91.8% है, दमन एवं दीव 87.1% है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरा है। वहीं न्यूनतम में है दादर एवं नगर हवेली, पुदुचेरी और चंडीगढ़। ये रहा आज का हमारा विषय था, टॉपिक था जनगणना के बारे में। यह आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका नोट्स बना लीजिएगा। कल की कक्षा में हम छत्तीसगढ़ की जनगणना की बात करेंगे, जो आप छत्तीसगढ़ के भूगोल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो कल इसी समय पुनः तैयार रहिएगा। कल हम छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 की परिदृश्य में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।